तो आज मॉडर्न हिस्ट्री की सेकंड लेक्चर है मेरे भाई। यहाँ तक कल हो गया था फोर्ट विलियम किले का निर्माण कहाँ किया गया था। फोर्ट विलियम किले का निर्माण कहाँ किया गया था? कोलकाता में किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड मैं आपके सामने ला रहा हूँ। थोड़ा जूम करना होगा इसे। चलिए जूम कर लेता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है फोर्ट विलियम। अगला क्वेश्चन है फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया था? चार्ल्स आयर को। फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया था? चार्ल्स आयर को। भारत में फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है? चूंकि यह कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी, तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे है, तो स्वाभाविक सी बात है कि यह हुगली नदी के किनारे होगी। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बंबई लाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बंबई लाया गया था? 1687 ईस्वी में। 1687 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बंबई लाया गया 1687 ईस्वी में। मुगल सम्राट जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को कौन सी उपाधि दी थी? जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। इंग्लिश खां या इंग्लिश खान भी बोला जाता था उसे। चलिए ये क्वेश्चन PYQ है मेरे भाई, बहुत बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डेनिस में अब आ गया आपका। डेनिस यहाँ से टॉपिक शुरू होता है। डेनिस का PYQ है। डेनिस का सारा मतलब क्वेश्चन है। डेनिस का आगमन अंग्रेजों के बाद कब हुआ था? तो डेनिस का आगमन अंग्रेजों के बाद हुआ था। दो क्वेश्चन हो गया। डेनिस आया था अंग्रेज के बाद। डेनिस का आगमन अंग्रेजों के बाद कब हुआ था? 1616 में। डेनिस का आगमन अंग्रेजों के बाद कब हुआ था? 1616 में इसका आगमन हुआ था। चलिए थोड़ा सा स्लाइड को स्क्रॉल करना होगा। चलिए नेक्स्ट आपका है डेनिस। डेनिस ने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ट्रैंकोबार में। ट्रैंकोबार तमिलनाडु में है। 1620 में तमिलनाडु में ट्रैंकोबार में बनाया था। और फिर श्रीरामपुर में बंगाल में पड़ता है। श्रीरामपुर 1755 ईस्वी में बनाया था। डेनिस ने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो ट्रैंकोबार में तमिलनाडु 1620 में, और श्रीरामपुर बंगाल 1755 में बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डेनिस कंपनी ने भारत में अपनी सभी फैक्ट्रियां 1854 ईस्वी तक किसे बेचकर भारत से चली गई थी? डेनिस जो थी कंपनी को भारत में क्या किया कि अपनी सभी फैक्ट्री को, भारत वाली जितनी भी फैक्ट्री भारत में खोला था, 1854 तक क्या किया कि इसको सबको सेल कर दिया था। तो सेल कर दिया था, किसके हाथों सेल किया था? तो अंग्रेजों के हाथों इन्होंने सेल किया था। डेनिस कंपनी अपनी सारी फैक्ट्रियां 1854 में अंग्रेजों के हाथों बेचकर भारत से चली गई थी। चलिए फ्रांसीसी का अब थोड़ा आ गया। फ्रांसीसी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत तक कौन सी यूरोपीय कंपनी आई थी? सबसे अंत में आई थी फ्रांसीसी 1668 ईस्वी में। सबसे अंत में आई थी फ्रांसीसी 1668 ईस्वी में। सबसे अंत में आई थी फ्रांसीसी 1668 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो लुई 14वां, लुई 14वें मंत्री कोलवर्ट द्वारा। लुईस 14वें के मंत्री थे कोलवर्ट। 1664 ईस्वी में स्थापना हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण
किनके शासनकाल में? तो लुई 14वें के शासनकाल में। किन्होंने इसकी स्थापना की? तो मंत्री कोलबर्ट द्वारा 1664 में हुआ था। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कोलबर्ट को। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? कोलबर्ट को। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कोलबर्ट को माना जाता है। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? सूरत में 1668 ईस्वी में। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? सूरत में 1668 ईस्वी में। फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना सूरत में 1668 में स्थापित किया था। प्रथम यूरोपीय शक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी, डुप्ले, जो फ्रांसीसी था। प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी, डुप्ले, जो फ्रांसीसी था। डुप्ले था मतलब भारत के जो राजा जमीन के लिए आपस में लड़ते थे उसमें ये भाग लेना शुरू कर दिया। मतलब वही दो लड़ो तीसरा फायदा उठाओ, यही इसका काम हुआ करता था मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई किले का निर्माण कहाँ किया गया था? तो फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई किले का निर्माण पांडिचेरी में किया गया था। कहाँ किया गया था? फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई किले का निर्माण पांडिचेरी में। फोर्ट ओरलियंस किले का निर्माण फ्रांसीसियों द्वारा कहाँ किया गया था? फोर्ट ओरलियंस किले का निर्माण फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर में किया गया था। फोर्ट ओरलियंस किले का निर्माण फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा नीचे आइए। चलिए आपका आ गया फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि अंग्रेजों की फौज क्या थी? शक्तिशाली थी। फ्रांसीसी जो थे दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में क्या रहे? असफल रहा, क्योंकि अंग्रेजों की सेना फ्रांसीसियों की सेना से ज़्यादा थी। चलिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कैप्टन बर्नेट द्वारा। अंग्रेजी कैप्टन था कैप्टन बर्नेट, जिन्होंने क्या किया था? फ्रांसीसी जहाज़ों को अधिग्रहण कर लिया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का यही तात्कालिक कारण था। चलिए, कर्नाटक युद्ध किसके मध्य हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। कर्नाटक युद्ध किसके मध्य हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो एक्स ला सैपेल की संधि द्वारा। ला सैपेल भी इसको बोलते हैं। एक्स लॉ सैपेल की संधि के द्वारा 1748 में कर्नाटक युद्ध की संधि क्या हुई थी? समाप्त हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यूरोप वासियों को सर्वोत्तम किस्म का सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? तो ये बिहार एक जगह है, वहाँ से प्राप्त होता था। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम किस्म का सोरा मतलब कि एकदम टॉप लेवल का सोरा कहाँ से होता था? टॉप लेवल का सोरा और अफीम बिहार से ये सबको प्राप्त होता था अंग्रेजों को, यूरोप वासियों को, फ्रांसीसियों को। किसकी अध्यक्षता में 1667 ईस्वी एक फ्रांसीसी अभियान दल भारत आया था? किसकी अध्यक्षता में 1667 ईस्वी में एक फ्रांसीसी अभियान दल भारत आया था? फ्रांसिस कैरोन किसकी अध्यक्षता में 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी अभियान दल भारत आया था? फ्रांसिस कैरोन।
चलिए अब कर्नाटक युद्ध के बारे में थोड़ा देख लिया जाए कि कर्नाटक युद्ध कब से कब तक हुआ था। चलिए कर्नाटक युद्ध जो प्रथम युद्ध हुआ था कर्नाटक का 1746 से 1748 ईस्वी में, जिसका परिणाम था यह कि एक्स-ला-सैपेल की संधि से खत्म हो गया था कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध क्या हुआ था, खत्म हो गया था 1746 से 48 ईस्वी में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध फिर हुआ 1749 से 1754 तक। अनिर्णायक युद्ध रहा, मतलब फैसला क्लियर नहीं हो पाया कि किसके पक्ष में ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध गया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758, मतलब द्वितीय खत्म हुआ, 4 साल तक ठीक ठाक रहा, फिर 58 में शुरू हो गया। 1758 से 63 ईस्वी और पेरिस की संधि से ये खत्म हो गया। पेरिस की संधि के बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। चलिए, किन युद्धों ने यह प्रमाणित किया कि भारत का सर्वोसर्वा अंग्रेज होंगे? किस युद्ध ने यह प्रमाणित किया कि भारत का सर्वोसर्वा अंग्रेज होंगे? कर्नाटक युद्धों ने फ्रांसीसियों को, जिसमें हार हो गई और यहाँ क्लियर हो गया कि भारत में अब राज करेगा कौन? अंग्रेज राज करेगा। चलिए, बांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, किसके मध्य हुआ था? फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच बांडीवास का युद्ध हुआ था। बांडीवास का युद्ध हुआ था फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच 1760 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 ईस्वी के बांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। काउंट डी लाली था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयर कूट कर रहा था। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 ईस्वी के बांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। 1760 के बांडीवास युद्ध में पराजित कौन हुआ था? तो फ्रांसीसी सेनापति था काउंट डी लाली। काउंट डी लाली लाल हो गया अंग्रेज के सामने और इसका नेतृत्व कर रहा था सर आयर कूट। कूट ने लाली को कूट दिया, कूट ने लाली को कूट दिया 1760 में। चलिए नेक्स्ट, ट्रिक था वो। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह कथन किसका है? कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। लॉर्ड मैकाले का यह कथन था ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह एक व्यवस्था का भाग है ना, जहां सब कुछ ही असंगत है। लॉर्ड मैकाले ने कहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। चलिए नेक्स्ट, कौन भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए? पुर्तगाली। पुर्तगाली पुर्तगाली एकदम लास्ट तक गाली सुना है भाई, ये तब जाकर के भागा कि भगाना पड़ा इसे। कौन भारत में सबसे पहले भी आया था और सबसे बाद में गया था? सबसे लालची व्यक्ति पुर्तगाली। डिगामा आया था, पूरा जहाज भर के गया था, मसाला वसाला का बिजनेस किया था, आपको पता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका आ जाता है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा, चलिए देखिएगा, थोड़ा टॉपिक का नाम क्या है? भारत के प्रमुख क्षेत्रीय राज्यों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध। मतलब भारत के प्रमुख क्षेत्रीय राज्य थे, उसके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध के बारे में बता रहा था। जैसे बंगाल से शुरू होता है यहाँ। बंगाल में अंग्रेजों ने प्रथम कोठी कब और कहाँ बनाई थी? बंगाल में अंग्रेजों ने प्रथम कोठी कब और कहाँ बनाई थी? 1651 में हुगली में बनाई थी। 1651 में हुगली में बनाई थी। चलिए नेक्स्ट, बंगाल में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? मुर्शीद कुली खां। बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? मुर्शीद कुली खां। नेक्स्ट,
मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान तथा नायाब गवर्नर का पद किसने दिया था? औरंगजेब ने दिया था। मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान और नायाब गवर्नर का पद किसने दिया था? औरंगजेब ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुर्शीद कुली खां बंगाल की राजधानी को ढाका से हटाकर कहाँ स्थानांतरित किया था? मुर्शिदाबाद। मुर्शीद कुली खां पहले बंगाल की राजधानी कहाँ थी? ढाका थी। मुर्शीद कुली खां के समय में उसने क्या किया? ढाका से बदलकर मुर्शिदाबाद कर दिया। कहाँ किया? ढाका से बदलकर मुर्शिदाबाद किया मुर्शीद कुली खां ने। मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? मुर्शीद कुली खां के मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब सुजाउद्दीन बना। कौन बना? सुजाउद्दीन बना। सुजाउद्दीन। मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? सुजाउद्दीन बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। घेरिया का युद्ध। घेरिया का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? घेरिया मतलब घेर लिया। घेरिया का बीच युद्ध कब हुआ? 1740 में सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच में हुआ था घेरिया का युद्ध। घेरिया का युद्ध किसके बीच में हुआ था? 1740 ईस्वी में सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय यानी अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? अंग्रेजों की तुलना किससे किया था? अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से किया था। उसका नाम था कौन? अलीवर्दी खां ने किया था। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों को यानी अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? अलीवर्दी खां। सही बात है। ये जहाँ भी रहता है छत्ता बना के रहेगा, मतलब जहाँ भी रहेगा एक जगह सब रहेगा, अलग अलग भटकता नहीं था, क्योंकि ये दूसरे देश में राजी करने आया था। चलिए नेक्स्ट। बहुचर्चित ब्लैक होल की घटना किसके समय में हुई थी? तो सिराजुद्दौला के समय में हुई थी ब्लैक होल की घटना। बहुचर्चित ब्लैक होल की घटना किसके समय में हुई थी? तो सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लैक होल घटना का वर्णन किसने किया था? हॉलबेल ने किया था। ब्लैक होल घटना का वर्णन किसने किया था? हॉलबेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अलीनगर की संधि फरवरी 1757 में किसके मध्य हुई थी? अलीनगर की संधि हुई थी सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के मध्य। अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के मध्य हुई थी। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शीद कुली खां 1717 ईस्वी फारुखसियर को चुना था। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शीद कुली खां था। 1717 ईस्वी में फारुखसियर ने इसे बनाया था बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसने अपनी राजधानी, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप देंगे मेरे भाई क्योंकि ऊपर हो गया है। किसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, पहले इसका नाम मकसूदाबाद बनाई थी? मुर्शीद कुली खां ने। बंगाल की राजधानी ढाका थी, लेकिन ढाका से मुर्शिदाबाद लाने वाला व्यक्ति मुर्शीद कुली था, और मुर्शिदाबाद का पहले नाम था मकसूदाबाद। पहले क्या नाम था? मकसूदाबाद। चलिए। अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना। कब? 1756 ईस्वी में। अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला बना 1756 ईस्वी में। ऐसे पढ़ना है मेरे भाई कि एकदम याद हो जाए, ऐसे देखना है कि याद हो जाए, छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में मेरे भाई, क्योंकि हमारे साथ साथ किन्हीं और का, आपके साथ साथ किन्हीं और का भी वहाँ सपने जुड़े हुए हैं मेरे भाई। लेकर के आना है, खोपड़ी में छेद कर देना है एग्जाम का। किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? भारत में ब्रिटिश का अंग्रेजों यहाँ से पांव पसारना शुरू कर दिया था। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में जो हुआ था युद्ध पलासी का, यहाँ से ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया गया था। यहीं से इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की
भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता किसे मानी जाती है? तो प्लासी का युद्ध को ही बोलते हैं। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता कब मिला था? प्लासी की युद्ध में मिला था इसे। प्लासी की युद्ध से फिर पैर पसारना शुरू किया था और अपने मनमानी भी हर जगह धीरे धीरे बढ़ाते चला गया था। प्लासी युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी बंगाल में है, नादिया जिले में। कहाँ है? पश्चिमी बंगाल के नादिया जिले में। पश्चिमी बंगाल के नादिया जिले में। चलिए, प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो भागीरथी नदी के तट पर हुई थी। प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पे? तो भागीरथी नदी के तट पे प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो 23 जून 1757 ईस्वी में। 23 जून 1757 ईस्वी में। चलिए, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा किस युद्ध में परास्त हुआ था? तो प्लासी के युद्ध में हुआ था। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा किस युद्ध में परास्त हुआ था? तो प्लासी के युद्ध में परास्त हो गया था। चलिए, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया था? मीर जाफर को। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया था? तो मीर जाफर को बनाया था। किसको बनाया था? मीर जाफर को बनाया था। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया? तो मीर जाफर को बनाया था। मीर जाफर को बनाया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके अनुसार प्लासी का युद्ध एक सौदा था जिसने बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर के नवाब को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया? के.एम. पानिकर के अनुसार, के.एम. पानिकर का कहना था कि प्लासी का युद्ध एक ऐसा सौदा था जिसने बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया था। मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया था। ये कहे थे के.एम. पानिकर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है? सोच लीजिए। रॉबर्ट क्लाइव, विलियम पिट बोला था कि ये स्वर्ग से सेना नायक हमारा आया है, बहुत ही खतरनाक काम कर रहा है ब्रिटेन के लिए, इंग्लैंड के लिए, भारतीयों पर जो अत्याचार कर रहा है बहुत ही खतरनाक एकदम है, स्वर्ग से आया है भाई, भगवान है ये। तुम्हारे लिए होगा पर मेरे इंडिया के लिए तो ये बहुत बड़ा क्या था, कुछ काम ठीक ठाक किया भी था, लेकिन चलिए जो भी रहे, लेकिन हमारे इंडिया के लिए अंग्रेज तो बहुत ही क्या थे, बेकार ही थे। चलिए नेक्स्ट, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव था, शायद इसलिए इसे स्वर्ग से उतरा हुआ परी नहीं, ये लड़का था ना, परा कहा गया होगा इसको, रॉबर्ट क्लाइव। चलिए, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? मीर कासिम ने किया था। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो मीर कासिम ने किया था। किसने किया था? मीर कासिम ने किया था। मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाए जाने की घटना को किस गवर्नर ने 1760 ईस्वी की क्रांति की संज्ञा की दी थी? बेनसी टार्ट ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था, और इसको बनाए जाने की घटना को किस गवर्नर ने 1760 ईस्वी की क्रांति की संज्ञा दी थी? बेनसी टार्ट ने दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के समय थोड़ा सा, चलिए, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। दोनों क्वेश्चन दो है, थोड़ा ध्यान देना है आराम से। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय। अब बक्सर के लड़ाई के समय बंगाल का नवाब बोल रहा हूँ, दिल्ली के शासक या बंगाल के नवाब है मीर जाफर। चलिए नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध के समय अवध का नवाब कौन था? शुजा-उद-दौला। बक्सर के युद्ध के समय अवध का नवाब कौन था? शुजा-उद-दौला। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को।
किस युद्ध ने भारत में अंग्रेजी अधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो बक्सर का ही युद्ध था। बक्सर का युद्ध से ही क्या हुआ था? अंग्रेजी आधिपत्य की स्थापना हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए युद्धों में सर्वाधिक निर्णायक युद्ध कौन था? तो बक्सर का ही युद्ध था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए युद्धों में से सर्वाधिक निर्णायक युद्ध कौन था? तो यही बक्सर का युद्ध था। और इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अपनी पांव बहुत तेजी से फैलाने लगा था। चलिए नेक्स्ट है, पलासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। ये किसने कहा था? पी.ई. रॉबर्ट्स ने। पलासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। पी.ई. रॉबर्ट्स ने कहा था। पी.ई. रॉबर्ट्स ने कहा था अंग्रेजी प्रभुता का जन्मभूमि कौन है? बक्सर है। पी.ई. रॉबर्ट्स ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाली अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष कौन था? मेजर हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाली अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष कौन था? हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाली अंग्रेज की सेना का अध्यक्ष कौन था? हेक्टर मुनरो। चलिए नेक्स्ट, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त की थी? तो 12 अगस्त 1765 को। कब किया था? 12 अगस्त 1765 को सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? मतलब ये तीनों जगह की दीवानी दे दी गई थी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा को 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय ने दे दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में दीवानी। चलिए, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना शहंशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे? लॉर्ड क्लाइव को दिया था 1765 से 1767 ईस्वी में। 1765 से 1767 ईस्वी में किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे? ये लॉर्ड क्लाइव को दिया गया था 1765 से 67 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो खासी। सिलहट है बंगाल में खासी जनजाति है। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो खासी, सिलहट बंगाल में ये जनजाति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्या थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि कब हुई? इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। तो चलिए आगे का टॉपिक मैं आपको कल कराऊंगा और आगे आपका शुरू होगा यहाँ से। थोड़ा जूम कर देता हूँ मेरे भाई, आगे होगा यहाँ से थोड़ा सा। चलिए आगे होगा कल, अगले क्लास में ये टॉपिक आपका यहाँ से होगा। चलिए यहाँ से होगा।